हेलो डियर एस्पिरेंट, यूपीएससी विद अफरीदी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यूपीएससी पॉलिटी 2024 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन इसमें क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदन का सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता, परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो कथन गलत है। देखिए, कोई भी अगर जैसे कि आपको मालूम है कि राष्ट्रपति है, वो भी एक मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही कार्य करता है, इसके लिए कि ये कथन गलत हो जाएगा। हमारा सेकंड कथन क्या पे यहाँ पे दिया हुआ है, संसद का सत्रावसान सामान्य सदन की अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, यानी कि हमेशा के लिए, अनिश्चित काल के लिए, जिसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती है। किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ये कथन आपका सही हो रहा है यहाँ पे। ये आप एज इट इज आपको एम लक्ष्मीकांत में आपको ये मिल जाएगा पढ़ने को। तीसरा कथन देखते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूपीएससी लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको मालूम है कि लोकसभा का सत्र बुलाना हो या उसका विघटन करना हो, वो राष्ट्रपति करता है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद से परामर्श किया जाता है। जी, यहाँ पे ये सही है कि अगर सदन में कोई भी कार्य करना है, सत्र वसान करना है या सत्र स्थगित करना है, उसमें क्या होता है कि मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। उसी के कहने पर राष्ट्रपति कोई काम करता है, लेकिन असाधारण स्थिति में वो राष्ट्रपति अपना विवेक से कार्य कर सकता है। यहाँ पे कथन नंबर 3 आपका सही है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उपरिकृत मतलब ऊपर जो दिए गए कथनों के कौन सा सही पूछा है, इसमें से कौन सा सही पूछा है। देखते हैं फर्स्ट कथन क्या है, केवल एक, और दूसरा है केवल दो, तीसरा है 2 और 3, चौथा है डी। देखिए वहाँ पे हमने एक को छाड़ दिया था, अब एक को छाड़, जहाँ जहाँ एक दिए हुआ वहाँ पे उसको काट दीजिए। और देखिए 2 हमारा सही था, यहाँ पे 2 और 3 एक ही ऑप्शन थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये पूछा है कि लोकसभा का अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब, यानी कि जब लोकसभा को उसको हटाने का संकल्प अगर लोकसभा में हो तो उस पर क्या क्या उसको शक्तियाँ रहती है, उस वक्त वह पीठासीन नहीं होगा। ये आपको मालूम है कि जैसे कि लोकसभा जो अध्यक्ष है वो क्या करता है, निर्णायक मत देता है, यानी कि निर्णय जिसको बोलते हैं निर्णायक मत, बराबरी की स्थिति में मत देता है। दूसरा कथन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। जी, ये कथन गलत है कि उसे बोलने का अधिकार होगा, बहुत होगा, लेकिन वो पीठासीन नहीं होता है, यानी कि जब उसको विचाराधीन हटाने का हो तो। तीसरा कथन हमारा यहाँ पे है, वह संकल्प प्रथम मत की हकदार नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, वह संकल्प प्रथम मत का अधिकार नहीं होगा। तो आप जैसे कि आपने पढ़ा होगा एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, तो उसमें आपको दिए हुआ है कि वह प्रथम मत दे सकता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में, बराबरी की जो स्थिति होगी उसमें वो मत नहीं दे सकता है, जिसको निर्णायक मत देते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला इसमें है केवल एक, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 2 और 3, और चौथा है 1, 2, 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पे हुआ पीठासीन नहीं हो, उसे बोलने का अधिकार नहीं हो, ये तो कहीं से कहाँ तक सही नहीं आ रहा है, यानी कि ये गलत है। हम इसको छांट के देखते हैं ऑप्शन हमारा आंसर निकलता है कि नहीं। केवल 2 को अगर हम छाटेंगे यहाँ पे तो हमारा ये जो है ये गलत हो जाएगा, फिर 2 वाला भी ये भी गलत हो जाएगा, फिर 2 वाला भी ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो होगा सही का वो केवल हो जाएगा क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 यहाँ पे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या है, केंद्रीय बजट, यानी कि यूनियन बजट जो आता है, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में उसको फिर पेश किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट के बारे में हमको पूछा है। देखिए 112 आर्टिकल जो है संविधान का, उसमें बजट के बारे में जिक्र है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा गया है। देखते हैं पहला इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण यानी कि बजट को प्रस्तुत करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्तीय वितरण, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है वो मतलब कि बजट जिसे राष्ट्रपति के द्वारा ही पेश किया जाता है, प्रधानमंत्री की ओर से जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद पेश करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की ओर से नहीं, यहाँ पे आपको क्या होगा, राष्ट्रपति होगा।
राष्ट्रपति की ओर से पेश करता है। देखिए ये सवाल जो है ना मतलब प्रधानमंत्री के लेके बहुत सारा गलती हो गया, मेरा भी मतलब ये प्रश्न गलती हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक यूपीएससी कैसे ये चेंज करके शब्द को चेंज करके गलती का, यहाँ पे होगा राष्ट्रपति होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एक कथन जो हमारा पहला है वो गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट कथन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन इसमें दिया हुआ है क्या, केंद्रीय यूनियन के स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। ये तो पूरा सही है। आप जब पढ़िएगा एम लक्ष्मीकांत में एज इट इज़ दिया हुआ है कि कोई भी अगर अनुदान की मांग है तो उसके राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, यानी अनुशंसा होती है, उसी के बाद उसको अनुदान की मांग की जा सकती है। केवल 2 इसमें सही होगा। हम देख लेते हैं, केवल 1 तो गलत है, इसीलिए यहाँ पे 1 जब गलत हो जाएगा, 1 को आप जब छाड़ दीजिएगा, एक खत्म हो जाएगा तो फिर केवल 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट है, यानी कि 2 वाला राइट हो गया आपका आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल क्या पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 संशोधन वाला आ गया। संसद संशोधन करती है 368 के द्वारा, याद रखिएगा आप इस बात को, के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसके द्वारा कर सकती है। और जब आप पढ़िएगा आप संविधान का भाग 20 में आपको संशोधन से रिलेटेड चीज़ मिलेगा। इसमें आप देखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो परिवर्तन निरसन, यानी कि संसद जो है वो संविधान में कुछ भी कर सकती है, खाली बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के तीनों चीज़ कर सकती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एज इट इज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों कथन सही है, तीनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थाई पूछा है, अस्थाई सभापति कौन थे। देखिए अब जब आप पढ़िएगा एम लक्ष्मीकांत में, तो उसमें आपको जब संविधान मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 होगा, उसमें जब आप पढ़िएगा तो उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि अस्थाई अध्यक्ष जो थे यहाँ पे संविधान सभा के कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद फिर बाद में कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बने थे। उससे पहले अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमारा यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल जो राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। देखिए राज्यपाल क्या है कि केंद्र के द्वारा भेजा गया एक क्या होता है, एजेंट होता है। हालांकि वो राज्य में रहता है लेकिन केंद्र की ओर से होता है, केंद्र की अनुशंसा करता है, केंद्र की हिमायत करता है। तो यहाँ पे पूछा गया हमसे क्या कि अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है। देखिए आपको मालूम होगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उसका जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। जो राष्ट्रपति जो कानून बनाता है उसी को एक तरह से मान सकते हैं कि राज्य में लागू करने का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल के होता है। लेकिन मान्यता देने की जहाँ तक की बात है, जहाँ तक कि इसकी मान्यता देने की बात है, तो आप देखिएगा कि उसको मान्यता कौन देता है, राज्यपाल नहीं दे के बल्कि राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति देता है। इसीलिए कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है यहाँ पे दिया हुआ यूपीएससी में, दूसरा कथन हमारा ये है कि किसी राज्य के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा लागू हो। यानी कि आप इसको समझिए कि कोई भी कानून जैसे जनजाति क्षेत्र के लिए, जैसे मान लीजिए कोई असम के लिए कोई कानून आया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कानून को भी मेघालय में लागू किया जाए, आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी लागू किया जाए। तो ये कथन आपका यहाँ पे सही हो जा रहा है। जिस क्षेत्र के लिए वो कानून आया है सिर्फ उसी क्षेत्र में लागू होगा, अन्यथा दूसरे क्षेत्र में वो लागू नहीं होगा। इस हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल 2 सही होगा। पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। वहाँ पे अगर पहला में राष्ट्रपति रहता तो वो सही होता, लेकिन वहाँ पे राज्यपाल देके गलत हो रहा है, इसीलिए 2 नंबर सही होगा यहाँ पे। हम अगले कुछ सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल हमारे से पूछा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है।
यानी कि निजता, यानी कि राइट टू, क्या होता है, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी का जो अधिकार है कि हमारी प्राइवेसी, यानी कि क्या क्या हमारी प्राइवेसी होगी हम इसको बता नहीं सकते हैं, उस प्राइवेसी को अपने कौन सा आर्टिकल के अंदर उच्चतम न्यायालय द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखा गया है। तो आप जब पढ़िएगा निजता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 जब आप पढ़िएगा, मूल अधिकार चैप्टर में जाइएगा, फंडामेंटल राइट्स में जाइएगा, फंडामेंटल राइट्स में जब जाइएगा तो आपको उसमें मिलेगा आर्टिकल 21 को जब आप विस्तार पूर्वक पढ़िएगा तो उसमें आपको दिए हुआ है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। यहाँ पे डी नंबर सही होगा, आर्टिकल 21 यहाँ पे सही होगा, आपको डायरेक्ट एज इट इज़ मिल जाएगा। इतना ही क्वेश्चन आज हम लाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाएंगे। देखिए इसमें एक बार बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से यूपीएससी के द्वारा इसमें सवाल पूछा गया है। तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि यूपीएससी के द्वारा इसमें एम लक्ष्मीकांत से सारा सवाल उठाया गया है। पॉलिटी में जो एम लक्ष्मीकांत है उससे सारा सवाल यूपीएससी पूछी है, इसीलिए आप एम लक्ष्मीकांत को कम से कम 5 से 6 बार ज़रूर पढ़े, 5 से 6 बार ज़रूर पढ़े, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। और हमारे चैनल पे अगर नहीं है, हम ऐसे तरह के यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। और मेरा इसमें जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पुराना है, मैं कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ उसका, इसलिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले बात करेंगे और यूपीएससी विद अफरीदी के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, अपना पढ़ाई खूब करते रहिए।